नमस्कार, मैं हूं तुलिका और स्वागत करती हूं आपका रियल बाजार में, जहां पर हम प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों से आपको रूबरू कराते हैं, आपकी जानकारी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ रियल बाजार में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसे भी आपको बताते हैं ताकि मार्केट की स्थिति से आप अवगत हो सकें। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे जमीन खरीदारी करते वक्त होने वाले धोखाधड़ी के बारे में ताकि आप इसके शिकार न हो। जमीन जायदाद की चाह हर एक की होती है। कड़ी मेहनत और कई वर्षों की बचत के बाद एक आम आदमी जमीन खरीदने की सोच सकता है। बावजूद इसके जमीन जायदाद की खरीद बिक्री में जोखिम भी कम नहीं होते और इसी कारण अन्य सामान की तरह जमीन की खरीदारी नहीं होती। कोई जो अपने कमाई से जमीन को खरीदते हैं वो उनका पूरा उम्र बीत जाता है, या तो रिटायरमेंट के पैसा से खरीदते हैं या पूरे साल का थोड़ा थोड़ा सैलरी जमा करके खरीदते हैं। इसलिए ज़मीन खरीदना बहुत बड़ा काम है आज के युग में। क्या है कि सिस्टम के सारे चीज़ों को समझते हुए ज़मीन खरीदना चाहिए और ज़िंदगी की पूरी कमाई लग जाती है, किन्हीं की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। आम से लेकर खास की ख्वाहिश होती है कि उसका भी अपना आशियाना हो और इसकी चाह में एक व्यक्ति कई वर्षों की बचत के बाद जमीन लेने की सोचता है, लेकिन कभी कभी वो ठगी का शिकार हो जाता है और वहाँ से वापसी असंभव सी लगती है। अगर किसी प्रकार नुकसान की भरपाई हो भी जाए, लेकिन मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती। आज का युग भौतिकता का है, लोग पैसे की ओर भाग रहे हैं। किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण पैसे कमाने की होड़ मची है और यही कारण है धोखाधड़ी हर जगह व्याप्त है। चूँकि जमीन की धोखाधड़ी में एक बड़े अमाउंट की संभावना रहती है, इसी कारण जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। कभी कभी तो फैक्ट को सप्रेस करके बहुत तरह के आजकल जो ज़मीन का जो दाम है वो बढ़ा है, तो इस कारण से बहुत तरह करके बीच में बिचौलिए आ गए हैं और वो लोग ज़मीन की जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इस कारण से भूमि विवाद की संख्या और बढ़ती जा रही है। अन्य वस्तुओं के विपरीत जमीन की बिक्री में धोखाधड़ी अधिक है। आमतौर पर जमीन देखकर कोई भी ये आश्वस्त नहीं हो सकता कि जमीन सही है या गलत। जमीन के मामले में स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं जिसे जान पाना सबों के लिए संभव भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में इसकी भरपूर संभावना होती है कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदने पर ठगी का शिकार हो जाए और उसकी वर्षों की कमाई पानी में मिल जाए। सरकार का ये प्रयास रहा है कि जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी की घटनाएं रुके। 2004 में बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को कंप्यूटराइज्ड कर दिया ताकि सिस्टम में जमीन का ब्यौरा फिट रहे। बावजूद इसके जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमारे यहाँ आपको ये पता चल सकता है कि इसका ट्रांजैक्शन लास्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स में हुआ है या नहीं हुआ। पहले तो कोई उस ज़मीन को खरीद चुका है या नहीं खरीदा, किस हालत में, आप जिससे ले रहे हैं उसको कैसे प्राप्त हुआ। संभव है कि उसकी खतियानी ज़मीन हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर उसकी खरीदगी ज़मीन है तो कब खरीदा, उसका डीड का वेरिफिकेशन आप मेरे कार्यालय से करा सकते हैं। रजिस्टर्ड होता था, सेल डीड, उसमें फ़ोटो नहीं आता था। अब तो फ़ोटो आते हैं, सब थंब इम्प्रेशन सब डिजिटलाइज होकर के आते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सारा कुछ अब आ रहा है। तो इस कारण से कुछ अब बेचने वाले की स्पष्ट पहचान हो जा रही है। पहले ये भी होता था कि दूसरे किसी को खड़ा करके दूसरी की ज़मीन बेच देते थे लोग। रजिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ सरकार देखती है कि आदमी है, उसका फ़ोटो है। ये नहीं देखती कि आदमी का ज़मीन है कि नहीं है।
ये नहीं देख पाती है सरकार की ये जमीन वोटर आईडी कार्ड देखे वो नकली है कि असली, ये भी तो सरकार नहीं देख पाती है। तो अब तक आपने देखा सरकारी प्रयासों के बारे में, किस तरीके से सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि ज़मीन धोखाधड़ी ना हो, लेकिन बावजूद इसके ज़मीन धोखाधड़ी बदस्तूर जारी है। क्या है सरकारी प्रयास और किस तरीके से आप इन धोखाधड़ी से बच सकते हैं, आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से ठगी से आम आदमी परेशान है, ठगी के विभिन्न तरीके किस तरीके से आम आदमी के सोच को बौना बना दे रहे हैं, और उधर सरकारी प्रयास भी विफल साबित हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जमीन धोखाधड़ी के कई प्रकार सामने आए हैं, जो आम तौर पर एक सामान्य ग्राहक नहीं समझ सकता। कभी कभी जमीन मालिक एक ही जमीन को कई लोगों को बेच देता है। हालांकि सरकार दावा करती है कि निबंधन के कंप्यूटराइजेशन के बाद ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत सिंपल किया गया है इसको हाल के वर्षों में। आप अपने तैयार दस्तावेज को मेरे कार्यालय में लाएंगे। कार्यालय के बाहर आरटीपीएस काउंटर बना हुआ है, वहाँ उसकी एंट्री होगी और उस एंट्री के बाद कार्यालय में मामूली एक जगह जांच किया जाना है कि कहीं रोक में तो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्टेड खेसरा तो नहीं है, उसमें आपके द्वारा जो पैसा जमा किया गया है स्टाम्प या फीस के रूप में वो सही जितनी आवश्यकता है वो है कि नहीं। उसके बाद वो सारे पार्टिकुलर्स का एंट्री हम कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। एंट्री करने के बाद आपको चेक लिस्ट निकलता है, वो दे दिया जाता है। आप चेक लिस्ट से मिला लें कि पार्टिकुलर जो आपके डीड में है वो सही अंकित हुआ है कि नहीं हमारे यहाँ कंप्यूटर में। अगर सही है तो आप दस्तखत करके दे दें कि हाँ भैया सही है। उसके बाद से आपका फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वेब कैम से लिया जाता है, बायोमेट्रिक डिवाइस से लिया जाता है, और इस सारी प्रक्रिया पूरी करके 30 मिनट के अंदर आपको मूल दस्तावेज की कॉपी हाथों हाथ वापस करा दी जाती है। जमीन खरीद बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी में एक ठगी ऐसी भी है कि किसी जमीन का जाली कागजात बनाकर गलत व्यक्ति द्वारा उसे बेच दिया जाता है। ऐसे जमीन लेने पर भी बाद में खरीदार के हाथ से जमीन निकल जाती है। हालांकि 2004 के बाद जमीन की रजिस्ट्री के वक्त खरीदार विक्रेता दोनों की तस्वीर और हस्ताक्षर समेत अंगूठे के निशान को अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद इसके कंप्यूटर के सहारे तस्वीर हस्ताक्षर में छेड़छाड़ कर असली जैसे कागजात तैयार कर लिए जाते हैं। कभी कभी तो जमीन जिसका नहीं है दूसरा व्यक्ति उसको बेच देता है। गलत आदमी खड़ा होकर कोई ज़मीन को बेच देता है। ज़मीन सही है, आदमी गलत है। अपना कंप्यूटर के ज़माने में उसको नया तरह से कोई डीड को कहीं से उपलब्ध कर लिए और उसमें अपना फ़ोटो नाम उम बना के और डीड नंबर वगैरह चढ़ा के और कंप्यूटर से निकाल के उस ज़मीन को फिर से बेच देते हैं। तब भी ज़मीन गलत होता है, जिससे कि आम आदमी को बहुत दिक्कत होता है। जमीन में होने वाली धोखाधड़ी की फहरिस्त लंबी है। कभी कभी जमीन मालिक उस जमीन को भी बेच देता है जिस पर उसने बैंक से लोन ले लिया है। ऐसी परिस्थिति में खरीदार के पास कोई विकल्प नहीं बचता बजाय हाथ मलने के। बैंक में जैसे कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उस जमीन को फिर बेच देते हैं। बैंक से उस जमीन पर पैसा उठाए हुए हैं और किसी रोज़मर्रा के ज़िंदगी से कमा के जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं उनको फिर गलत ज़मीन मिलता है, और इससे बैंक दावा करती है कि ये ज़मीन मेरी है और हम इस पर लोन दिए हुए हैं, और आदमी का पैसा फंस जाता है उसमें। जमीन खरीदारी कर फंसने के मामले में खानदानी जमीन पर कई पट्टीदारों की असहमति भी कई बार सामने आई है। ठग व्यक्ति कभी कभी ऐसी जमीन भी बेच देता है जिस पर उसके अलावा भी कई लोगों के हिस्से होते हैं। अमूमन सामान्य खरीदार इस आहट को सुन नहीं पाता और परेशानियों में फंस जाता है। इसमें होता है कि एक जमीन के 5 हिस्सेदार हैं और एक ही हिस्सेदार जमीन को बेच देते हैं और अपना वंश वृक्ष को छुपा लेते हैं और ज़मीन को बेच देते हैं। इससे फिर दूसरे पट्टीदार केस करते हैं, उससे भी
पब्लिक का बहुत नुकसान होता है, जो बहुत धीरे धीरे करके पैसा को जमा करके ज़मीन खरीदते हैं और फिर बाद में कोई दूसरे पाटीदार उस पर केस कर देते हैं, जिससे कोई जो सुविधा के लिए वो ज़मीन लेते हैं वो ज़मीन नहीं बिक पाता है। खासकर जहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें इस तरह की बातें भी आती है कि बेचने वाला जो होता है उसको शेयर में वो प्रॉपर्टी नहीं मिला रहता है, दूसरे हिस्सेदार को मिला रहता है, या मौखिक बंटवारा रहता है। तो इस कारण से ये समस्या आती है कि दूसरे जो हिस्सेदार हैं दावा करते हैं कि फलाना प्रॉपर्टी मेरा हिस्से का था और जो दूसरे ने बेच दिया वो गलत बेचा। तो इस तरह की समस्याएं ज़मीन संबंधी मुख्यतः आती रहती हैं। कभी कभी जमीन धोखाधड़ी में ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं जब खरीदार एक ऐसे प्लॉट को खरीद लेता है जिसमें रास्ता ही नहीं होता। ऐसी हालत में भी खरीदार को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने ज़मीन में उनका रास्ता नहीं है और कोई भी आदमी छोटा ज़मीन खरीदता है या बड़ा ज़मीन खरीदता है, वो कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए नए जगह बसना चाहते हैं और उसको रास्ता दूसरे को ज़मीन को रास्ता दिखा देते हैं, या रास्ता नहीं होता है और बोल देते हैं कि रास्ता ऐसे है वैसे है। उससे भी बहुत नुकसान होता है। और जब मकान बनाने जाते हैं तो कोई गिट्टी ले जाने के लिए मना करता है, कोई बालू ले जाने के लिए मना करता है और ये ज़मीन में रास्ता नहीं है वगैरह वगैरह दिक्कत होता है। इससे भी तो पब्लिक का पैसा पूरा फंस ही जाता है और वो आदमी परेशान हो जाता है। जमीन धोखाधड़ी के कई तरीके हैं, इन सभी तरीकों को समझ पाना बेहद कठिन है और उधर दूसरी तरफ सरकारी तंत्र भी ऐसा नहीं है कि उसे हम फुल प्रूफ कह सकते हैं। ऐसे में सतर्कता ही एक उपाय है जिससे आप बच सकते हैं। कैसे सतर्कता बरतें इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में। खरीदारी में सतर्कता जरूरी है, लेकिन बात जब जमीन खरीदारी की हो तो ये निहायत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जमीन खरीदारी एक व्यक्ति के अथक परिश्रम के जीवन भर के गाढ़ी कमाई का परिणाम होता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। 2004 के बाद जब से जमीन निबंधन का पूरी तरह कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तब से ऐसी आशा की गई कि जमीन संबंधित क्राइम रुकेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हाँ, ये संभव है यदि कोई पुश्तैनी जमीन 2004 के बाद पहली बार बेची जा रही है तो वो सही हो सकती है, लेकिन 2004 के पहले यदि कई बार बिक्री हो चुकी हो तो उस पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। उनको पूरी तरह जानकारी लेनी चाहिए कि इंडेक्स को चेक कर लें कि 1956 के बाद, जो 1956 में जब ज़मीन था उसके बाद फिर ज़मीन इस प्लॉट नंबर में, अमुक प्लॉट नंबर, कोई भी प्लॉट नंबर को चेक कर लें कि ये ज़मीन कितने बार खरीद बिक्री इस प्लॉट में हुआ है। इससे पूरी जानकारी मिलने के बाद ही ज़मीन खरीदें। और 2004 अगर पहला बार कोई ज़मीन 2004 जो कंप्यूटराइज हो गया है उसके बाद अगर पहला बार बिकता है कोई खानदानी संपत्ति, उसको खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है कि फंसने का चांस कम रहता है। इन सारे प्रकरणों के बावजूद लोग जमीन खरीद रहे हैं और खरीदना लाजमी भी है, क्योंकि सारी जमीन गलत नहीं होती। हाँ, जरूरी है तो केवल सतर्कता की, ताकि आने वाली परेशानियों झंझटों से बचा जा सके। क्योंकि खरीदने के पहले उनको पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि ये संपत्ति बेचने का अधिकार बेचने वाले को है या नहीं है। इसके संबंध में जांच उन लोगों को खतियानी संपत्ति के संदर्भ में खतियान से करना चाहिए, यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स जो यहाँ कलेक्टरेट में मेंटेन्ड है उसके थ्रू करनी चाहिए। तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्लॉट नंबर से मिलती है, उसको देखना चाहिए। उसके बेसिस पर ये देखना चाहिए कि शुरुआत में टाइटल किन की थी। उसके बाद आज के समय में जो हमको बेचने वाले हैं संपत्ति, क्या उनकी टाइटल है या नहीं है,
तो ये चेन ऑफ टाइटल के थ्रू पता चलता है कि खतियान के बाद किनको संपत्ति मिली, बाय वर्च्यू ऑफ सक्सेशन मिला या बाय वर्च्यू ऑफ परचेज और गिफ्ट मिला। बहुत सारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तरीके हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आखिर परचेज बेचने वाले को संपत्ति हासिल कैसे हुआ। जब तक इस कंक्लूजन पर सही ढंग से नहीं पहुंचते हैं तब तक धोखा खाने के बहुत चांसेस हैं। तो सबसे पहले उसका लैंड रिकॉर्ड देखना चाहिए, जो कि जिला कचहरी में, जिला रजिस्ट्री कचहरी में होता है। उस लैंड रिकॉर्ड के बाद उस ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, ये जानने के लिए, या उस ज़मीन पे कोई कर्ज है कि नहीं जानने के लिए उस प्लॉट पे आपको एक बोर्ड लगाना चाहिए कि ये ज़मीन बिक्री का है। उससे क्या होता है, जो अनवांटेड कर्जे जो आपको पता नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटाइज्ड नहीं है, अभी भी वो रजिस्टर के अंदर हैं, डिजिटाइजेशन चल रहा है, कब तक होगा पता नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो अनहिडन कर्ज है, जो लैंड पे बोझ है, वो सामने आ जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी में हमेशा धोखाधड़ी होती है कि ज़मीन एक जगह मॉर्गेज होता है और बाद में वो दूसरे को बेच दिया जाता है। इस धोखाधड़ी को बचने के लिए आपको ये पहला काम जरूर करना चाहिए। ज़मीन में जहाँ तक धोखाधड़ी की बात है तो सबसे पहले तो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आदमी आमतौर पर लोकल लेवल पे जाता है। तो लोकल लेवल पे हम लोग जो CO ऑफिस है, सर्किल ऑफिस, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है रजिस्टर्ड टू, वहाँ पे हम लोग पता करते हैं खाता नंबर, उसका मोटेशन हुआ है तो फिर उसका क्या है, किसके नाम पे है, इस टाइप का। और उसके बाद क्या है कि ज़मीन का जैसे ही कुछ पैसा आप देते हैं, इनिशियल अमाउंट, उसके बाद आप प्रयास कीजिए कि उस ज़मीन को हम अपने कब्जे में लें, पिलर कराएं, बाउंड्री कराएं। तो उस पर क्या है कि आपका सारा जो कुछ भी डिस्प्यूट रहेगा सामने आ जाएगा। किसी भी चीज की खरीदारी में सतर्कता जरूरी है और ये सतर्कता और भी बढ़ जाती है जब बात हो जमीन के लेन देन की। लेकिन जमीन की पेचीदगियां आम लोगों की समझ से परे होती हैं। बावजूद कई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जमीन में होने वाली ठगी से बचा जा सकता है। म्यूटेशन है कि नहीं, रेंट रिसीट उसके नाम से है कि नहीं, फिर एक्चुअल फिजिकल पोजीशन देखने का तो सबसे अच्छा उपाय है कि उस ज़मीन पर आप जाएं और कुछ काम शुरू करें। अगर किसी का ऑब्जेक्शन होगा तो स्वयं वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी बात, उस ज़मीन में फैमिलियर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको ज़मीन का पूरा चेन अपने पास लेना चाहिए। ये ज़मीन की हिस्ट्री, वो ज़मीन आई कहाँ से, उस ज़मीन के वंशज कौन थे, उन्होंने किसको बेचा, और टाइम टू टाइम उस ज़मीन के अंदर जो मोटेशंस हुए, जो नया मोटेशंस आएगा, उससे ये पता चलेगा कि ये ज़मीन कितने लोगों को बेचा गया। ये ज़मीन के चेन से आपको पता चलेगा। ज़मीन का चेन ज़मीन के रियल मालिक का होता है। उसके बाद जो मोटेशंस हैं, उससे जो नए बायर्स उस बीच में आए, उनका पता चल जाता है। इन दो बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कानून के जानकारों के मुताबिक एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं कि जमीन से जुड़ी बारीकियों को समझ सके। ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि जमीन खरीदते वक्त कानूनी सलाह मशवरा कर लें ताकि ठगी से बचा जा सके। प्रिकॉशन रखने के बावजूद भी उनका ज्ञान इतना नहीं है कि क्या क्या वेरीफाई किया जा सके, इन सारी चीज़ों को खुद समझ लें। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जहाँ पर लोग लाखों रुपए ज़मीन खरीदने में लगाते हैं, तो वहाँ लीगल ओपिनियन ले लेना चाहिए। किसी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर लीगल ओपिनियन ले लेना चाहिए ताकि भविष्य के झंझट से वो बच सकें। ऐसा कतई नहीं है कि धोखाधड़ी जमीन की खरीद बिक्री तक ही सीमित है। जीवन के हर मोड़ पर ऐसी नकारात्मक चीजों से दो चार होना ही पड़ता है, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। बस जरूरी है सामान्य जानकारी की, अपनों से सलाह मशवरा और जानकारों से सलाह की।
ताकि जीवन की गाड़ी सामान्य तरीके से चलती रहे। और यही जरूरी है जमीन की खरीदारी के समय भी। इस पूरे प्रसंग के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना था, ताकि आप जब ज़मीन खरीदने जाएं तो इन छोटे छोटे लेकिन बारीक बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आप किसी परेशानी के शिकार न हो। तो रियल बाजार से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए या फिर कोई मुद्दा है जिस पे आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो रियल बाजार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे रियल एस्टेट की कुछ और जानकारियों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।